नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी धमक से लोकप्रिय हैं ही, हिमाचल प्रदेश के लोगों ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चुनावी रण में प्रचार करने के लिए उतरे हैं। जहां सीएम धामी ने हिमाचल प्रदेश के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया, जहां पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद के नारों से चुनावी माहौल गर्मा गया और धामी जिंदाबाद के नारे गूंजने लगे। सीएम धामी ने चुनाव में लोगों से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार बनाने के लिए वोट देने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश के चौपाल विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य की सीमाओं का रेखांकन होने के बाद भी हमारे दिल के रिश्ते एक हैं, दिलों का सीमांकन नहीं हुआ है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के तहत देश को संबोधित किया। इस दौरान उत्तराखंड के बीजेपी के पदाधिकारियों और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को नेहरू कॉलोनी पार्क में बूथ कार्यकर्ताओं के साथ सुना। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में सुना जा रहा है। इस कार्यक्रम से प्रदेश के लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ने का काम कार्यकर्ता करेंगे। ये पूजा संपन्न। देखिए, लगभग 93वां एपिसोड है मन की बात का और हमने इसको अभी सामूहिक रूप से कार्यक्रम बनाया, क्योंकि हर भारतीय जनता पार्टी बूथ इकाई बनी है। हमारे 20 कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर है। अगले चरण में हम अपने बूथ के कार्यकर्ताओं को ऐसे प्रभाव जो अभी तक मन की बात सुनने पहुंचता नहीं है, उनके अंदर मन की बात सुनने का भाव जागृत हो, हमारे कार्यकर्ता उन घरों में जाएंगे और उनके परिवार के साथ बैठकर मन की बात सुनेंगे, उस परिवार को भी सुनाएंगे एवं अगले चरण के अपने कार्यक्रम तय करेंगे। दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं और आज उनकी 3 सभाएं होने का फिर उन्हें से वैसा छठ का पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी उदाहरण है। आस्था वहीं चमोली में बनी विश्व धरोहर फूलों की घाटी 31 अक्टूबर से सर्दी के चलते पर्यटकों के लिए बंद कर दी जाएगी। कोरोना काल के बाद विश्व धरोहर फूलों की घाटी में इस बार रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे। अब तक 20,827 से ज्यादा पर्यटक यहां घूम चुके हैं। इन पर्यटकों में 280 विदेशी पर्यटक हैं। इस साल घाटी में पर्यटकों के आने का रिकॉर्ड बना है। वन विभाग को अभी तक 31,73,400 रुपए की आय हो चुकी है, जबकि बात लॉकडाउन से पहले 2019 की करें तो 17,424 पर्यटक घूमने पहुंचे थे, जिनसे 27,60,825 रुपए की कमाई हुई थी। वहीं हरिद्वार तहसील में विजिलेंस की टीम ने शनिवार को छापा मारा। इस दौरान टीम ने तहसील के एक घूसखोर रजिस्ट्रार कानूनगो को रंगे हाथों पकड़ा। हरिद्वार के रहने वाले ही एक शख्स ने विजिलेंस को शिकायत दी थी और बताया था कि राजेश मारवाह नाम का कानूनगो दाखिल खारिज करने की एवज में 2,800 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाया और आरोपी कानूनगो को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। देहरादून से आई विजिलेंस की टीम की कार्रवाई से तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बंद कमरे में आरोपी कानूनगो से घंटों चली पूछताछ के बाद देर रात विजिलेंस की टीम उसे अपने साथ लेकर रवाना हुई। तहसील के अधिकारी मामले में बात करने से बच रहे हैं।
वहीं कोटद्वार के शीतलपुर नई बस्ती में दो पक्षों में 20 अक्टूबर को मारपीट हुई। मारपीट में घायल हुए एक युवक की इलाज के दौरान देहरादून में रविवार को मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हल्दू खाता तिराहे पर जाम लगा दिया। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने आक्रोश के आगे पुलिस की एक ना चली। ग्रामीणों ने पुलिस पर दूसरे पक्ष को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शिकायत पर एक सप्ताह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके कारण उनको यह दिन देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये प्रदूषण सुनेगी, उन पर दबाव डालते कि भाई तुम प्राइवेट में ले जाओ, इसका लड़के का इलाज कराओ। उन्होंने दबाव नहीं डाला, वो भी सही रहते। अगर वो इलाज करा देते तो वो भी सही रहता, वो लड़का भी आज हमारे बीच में रहता। क्यों खाया उन्होंने पैसा? पुलिस वालों ने पैसा खाया, तब वो पीछे थपा रहे उनको कि बल कुछ नहीं होगा, बल तुम चुप रहो। पुलिस वालों ने ऐसा कहा। 20 तारीख को 20 अक्टूबर की घटना है, लाल घाटी चौकी का मामला है। एक व्यक्ति को दो पक्षों का आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति तथा दूसरे पक्ष में 3-4 लड़के हैं, एक ही गाँव के रहने वाले हैं। उसी जगह 20 तारीख की घटना के बाद इन लोगों को 23 तारीख को चौकी लाल घाटी में प्रार्थना पत्र जाता है कि इस तरीके की वारदात होती। चौकी वालों ने तत्काल उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराए तथा उनके NCR वगैरह दर्ज किए। खबर ऋषिकेश से है, जहां आंवला कैंडी की फैक्ट्री में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आपको बता दें कि फैक्ट्री का मालिक पुलकित आर्य है, जो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी भी है। आग की सूचना पाते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री और बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है, जो गंगा भोगपुर में एक रिजॉर्ट चलाता था, जहां अंकिता भंडारी बतौर रिसेप्शनिस्ट नौकरी करती थी। इस वजह से फैक्ट्री में आग लगने की घटना को हत्या के बदले के रूप में भी देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं लालकुआं में पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी ने होटल और ढाबों का औचक निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि नगर के होटल और ढाबों पर अवैध रूप से शराब पिलाने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद मौके पर शराब पी रहे लोगों के चालान काटने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी ने बताया कि अवैध रूप से होटल और ढाबों पर शराब पिलाए जाने की सूचना पर कार्रवाई की गई, जिसे लगातार जारी रखा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि इस प्रकार की अराजकता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहाँ कुछ लोग यहाँ बैठ के शराब पीते हैं, कुछ होटल वाले शराब पिलाते भी हैं, तो उसी प्रक्रिया में ये लगातार जो है छापेमारी की जा रही है, जो लालकुआं पुलिस है उसके द्वारा, कि होटल में ना तो लोग शराब पिलाएं और ना इस तरह की हरकतें हों। क्योंकि जब लोग शराब पी के यहाँ से जाते हैं तो आसपास के जो लोग हैं वो भी उनका विरोध करते हैं और इसमें लड़ाई झगड़े होने की भी संभावना रहती है। तो एक तरह से शहर की सफाई करने के लिए उनके लगातार चालान काटे जा रहे हैं और कुछ जो लोग लगातार इस तरह के काम करते आ रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा करके फिर उनको जेल भेजा गया है। वहीं टनकपुर में मृतका के ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी को लेकर परिजन उप जिला चिकित्सालय मार्ग पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद तहसीलदार पिंकी आर्या ने मृतका के परिजनों को समझाने की कोशिश की, साथ ही उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि परिजनों का आरोप है कि बेटी सुषमा की मौत ससुराल पक्ष की लापरवाही, गलत इंजेक्शन और दवाइयों की वजह से हुई है और परिजन इस बात को लेकर ससुराल पक्ष की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं लालकुआं में अपनी मांगों को लेकर सेंचुरी
पल्प एवं पेपर मिल के ठेका श्रमिक पिछले 95 दिनों से शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इसके साथ ही उनके आमरण अनशन का यह 35वां दिन भी है। आंदोलनकारी भास्कर सुयाल ने बताया कि वे 16 श्रमिकों के साथ पिछले 95 दिनों से धरने पर बैठे हैं। साथ ही आमरण अनशन को भी 35 दिन हो चुके हैं। बावजूद इसके मिल प्रबंधन अभी तक अड़ियल रुख अपना रहा है और उनकी सुध नहीं ले रहा है। उनका कहना है कि अब आगे क्या रणनीति बनाई जाएगी ये आंदोलनरत श्रमिक ही बताएंगे, क्योंकि सभी हताश और निराश हो चुके हैं। आज अनिश्चितकालीन धरने को 95 दिन पूरे हो गए हैं और आमरण अनशन का आज 35वां दिन है। 10 अनशनकारी प्रशासन द्वारा उठा लिए गए हैं यहाँ से, जिनमें से कंचन सिंह की हालत काफी गंभीर थी, उनको अभी अभी प्रशासन ने यहाँ पे से उठाया है। वहीं दिनेशपुर में छठ पूजा के पावन अवसर पर पूर्वांचल जन जागरण समिति के तत्वाधान में एक शोभा यात्रा निकाली गई, जहां ये यात्रा श्री हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर से शुरू होकर नगर के विभिन्न वार्डों का परिक्रमा करते हुए रामबाग स्थित छठ घाट में समाप्त हुई। इस दौरान पूर्वांचल जन जागरण समिति के संगठन मंत्री महेंद्र शर्मा ने बताया कि इसके साथ ही पूर्वांचल जन जागरण समिति के संरक्षक एडवोकेट के.एन. मिश्रा ने कहा कि छठ पूजा में डूबते हुए सूर्य की पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही कल सुबह उगते हुए सूरज की आराधना की जाएगी। होती है और सूर्य देव की पूजा के साथ मां छठ की पूजा की जाती है। यह पूजा जो है वह पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए यह पूजा की जाती है और इसमें सभी लोग देश खुशहाली व उन्नति के लिए ये पूजा की जाती है। वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चल रहे नशा मुक्ति केंद्र पर आरटीआई के तहत एक बड़ा खुलासा हुआ है। देहरादून में नशा मुक्ति केंद्रों की हालत बहुत बुरी है। कुछ नशा मुक्ति केंद्रों से दुष्कर्म, मारपीट, उत्पीड़न जैसे मामले कई बार सामने आ चुके हैं। एडवोकेट शिवा वर्मा का कहना है कि जिले में जितने भी नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं उन पर एक्शन क्यों नहीं लिए जाते। आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी से खुलासा हुआ कि कुछ नशा मुक्ति केंद्र राज्य में ऐसे हैं जो मात्र एक ही कमरे में चल रहे हैं। सरकार इन नशा मुक्ति केंद्रों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मांगी गई जानकारी में यह खुलासा हुआ है कि पूरे जिले में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या 40 बताई गई है, जिनका संचालन बिना मानक के हो रहा है। देखिए, हमने तो संपूर्ण पत्रावली मांगी थी और हमने वो डाटाबेस मांगा था कि कितने यहाँ पर संचालित हैं केंद्र, उसके कुल संख्या हमको उपलब्ध कराई जाए और जो संख्या निकल कर आई है वो मात्र 40 है डाटाबेस के तौर पर। आपने व्यवस्थाओं की बात करी तो मैं बताना चाहूंगा, व्यवस्था इस प्रकार है कि एक कमरे में 35 जने रखे गए हैं। अरे जी, आप तो पूरा सेट फिट होकर बैठ गए। वहीं लालकुआं में रेलवे ट्रैक के किनारे तालाब में एक अज्ञात शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताते चले कि यहां कुछ बच्चों ने लाश को देखा, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। कुछ लोगों ने इसकी वीडियो बना ली और स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी। वहीं लालकुआं कोतवाली के एसएसआई बलवंत सिंह कंबोज ने बताया कि वो मौके पर पहुंचे और इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है।
वहीं रुड़की के गंगनहर के बाजार में एक स्टेशनरी पर खुलेआम छोटे छोटे बच्चों को नशे की सामग्री बेची जा रही है। इसकी शिकायत पर बीती रात कुछ लोगों ने दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोप है कि दुकानदार ने एक छोटे बच्चे को मुनाफे के लालच में भारी मात्रा में नशे की सामग्री बेची थी। लोगों ने लोगों ने दुकान के बाहर से भारी मात्रा में नशे की सामग्री बरामद की। वहीं बच्चों को नशे की सामग्री बेचने के विरोध में हुए हंगामा जब बढ़ा तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद दुकानदार को बीटीगंज चौकी लाया गया, जहां पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। लोगों की मांग थी कि दुकान पर छोटे बच्चों को नशे का सामान बेचने पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस और मामले की जांच कर रही है। खबर ऋषिकेश से है, जहां अंकिता हत्याकांड के बाद चर्चा में आया वनांतर रिजॉर्ट के एक हिस्से में संदिग्ध तरीके से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के क्षेत्र में काला धुआं दिखाई दे रहा था। आग पर काबू पाने के लिए ऋषिकेश से फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची तो आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी और पुलिस का दावा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से रिजॉर्ट के पिछले हिस्से में आग लगी और रिजॉर्ट के पीछे बनी फैक्ट्री के अंदर ज्वलनशील पदार्थ रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग ने भयानक रूप ले लिया। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक विनोद सिंह गुसाई ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है। देखिए, यहाँ बिजली कनेक्शन भी कटा हुआ था। अभी प्रथम दृष्टया जो बताया जा रहा है कि इसके अंदर एक इन्वर्टर था जो कि ऑन था, संभवतः उससे ही आग लगी हो सकती है। इसी कारणों की जांच की जा रही है। सर, यहाँ पे पीएससी की टीम भी तैनात थी, कितने लोग थे यहाँ पर, क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे? देखिए, 1.5 सेक्शन पीएससी यहाँ पर तैनात है। उनके द्वारा ही पुलिस को और 112 को फोन करके बताया गया था और उसके पश्चात तत्काल यहाँ पर टीम भी पहुंच गई थी। ऐसा कुछ पॉइंट है नहीं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।